हेलो, जय हिंद, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं सेशन के अंतर्गत आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जो आज पेपर हुआ था 11 सितंबर को। जीके का जो पेपर था फर्स्ट पेपर, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को इसको अंत तक देखना है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ जिससे कि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं। ये आपका जो पेपर हुआ था आज आरपीएससी सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर ग्रुप डी के अंतर्गत, जो ग्रुप के अंतर्गत मैथ वालों का जो आज पेपर था सेकंड पेपर, और इसी के साथ में जो ग्रुप डी का पेपर था इसके अंतर्गत जो दो पेपर और हैं आपके इंग्लिश का और शायद उर्दू का, तो वो कल लगेंगे। तो उस हिसाब से जो लास्ट जो पेपर था जीके का तो आज हो चुका है, और उसकी जो आंसर की है इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और आंसर की के अंतर्गत पेपर का पैटर्न क्या रहा, कैसा रहा, पेपर का लेवल कितना है, तो वो थोड़ा हम देख लेंगे बाद में। तो शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक मिनट, थोड़ा सा पेन की साइज बढ़ा लेता हूँ। राजस्थान के कौन से ज़िले में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत दशाब्दी अंकित किया गया है? तो पहला जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन है बाड़मेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और बीकानेर। और आप हमसे ये पूछ रहा है कि राजस्थान के कौन से ज़िले में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या दशाब्दी जो है वो आपको पूछ रहा है कि किस ज़िले के अंतर्गत सबसे ज़्यादा रही गई है। तो इसके अंतर्गत जो है आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आपका बाड़मेर। बाड़मेर के अंतर्गत ये जो है आपकी सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर हुई है। तो पहला जो आंसर है इसके अंतर्गत बाड़मेर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है हमें। तो यहाँ पर देख लीजिए, गेटौर कहाँ पर है? गेटौर जयपुर में है। तो पहले का तीन यहाँ पर इस दोस्तों एक में ही मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। दूसरे का 3 नंबर राइट आंसर होगा। 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 और 4, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किन जिलों के युग्म में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? तो ये पूछ रहा है कि एसटी का जो सर्वाधिक सबसे कम प्रतिशत है वो किन जिलों में था? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बीकानेर, नागौर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में मसाला पार्क कहाँ स्थित है? तो मसाला पार्क राजस्थान में मथानिया, जोधपुर और रामगंज मंडी, कोटा के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मथानिया, जोधपुर, रामगंज मंडी के अंतर्गत। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलेवार राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलेवार सर्वाधिक वर्षा सामान्य से अधिक निम्न में से किस जिले में देखी गई है? तो यहाँ पर जिसका आंसर होगा पहला है दौसा और सवाई माधोपुर, इसके अंतर्गत रखी गई है। इसमें दौसा में लगभग 1400 mm के आसपास और शायद सवाई माधोपुर में 1250 mm के आसपास बारिश देखी गई थी 2024 की मानसून रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी लूनी की सहायक नदी दाहिने तट से है? में कौन सी नदी है जो लूनी नदी के अंतर्गत दाहिने तट से मिलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जोजड़ी नदी।
ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत क्या है? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 6.50। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, इसके अंतर्गत मध्यमाही बेसिन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें कि क्वेश्चन हमें पूछ क्या रहा है। जैसे मध्यमाही बेसिन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, कहीं पर आगे हम चर्चा करेंगे कौन सा असत्य है कौन सा नहीं है, तो इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। और पेपर जब हम कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों को आप गोला कर ले उस टाइम पेपर के समय, जिससे कि आपसे ये गलती नहीं हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है, यह क्षेत्र स्थानीय रूप से बागड़ के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। यह क्षेत्र माही, सोम, जाखम और इरु नदियों द्वारा अवबाहित होता है, यह भी सही है। तीसरा है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इसकी प्रमुख विशेषता है, ये गलत है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही होंगे, तो ए और बी मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, और 9 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत है, निम्न में से कौन सा पशुधन नस्ल उपनाम सुमेलित नहीं है? तो देखो ये आपने कहा था अभी कि यहाँ पर नहीं है, इसको गोला कर लेना आप, जिससे कि आपको एग्जाम में परेशानी नहीं आए। तो ये जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पशुधन नस्ल और उपनाम सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखो चोकला, सोनाडी, तो पहला ही यहाँ पर सुमेलित नहीं है। चोकला इसे सोनाडी या चनौथर, ये अलग चीज नस्ल है। और गिर रेंडा है, ये सही है। थारपारकर मालानी सही है। मगरा चक्री, ये भी सही है। तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चोकला सोनाडी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत था? राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना प्रतिशत था? क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 10 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। 53.75% आपका 2022-23 के अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र का प्रतिशत था। अगला जो क्वेश्चन है, लोक देवता और उनके पूजा स्थलों के बारे में सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो ये आपका भूरिया बाबा, पांचोटा, जालौर, तो ये आपका यही आपका सुमेलित नहीं है। हड़बूजी, बेंगटी, फलौदी, जोधपुर सही है। उसके बाद में मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा, बाड़मेर, यह भी सही है। फत्ता जी का जो मंदिर है वो भी साथों जालौर में है। भूरिया बाबा के 2 मंदिर है, जिसमें पहला मंदिर तो आपका प्रतापगढ़ में है, और दूसरा मंदिर जो है वो आपका सिरोही के अंतर्गत है। पहला मंदिर प्रतापगढ़ में है और दूसरा मंदिर जो है वो सिरोही के अंतर्गत है। तो आपका यहाँ पर 11वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, वो होगा आपका, देखो 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 है, और 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कोटा के शासक को राज प्रमुख बनाया गया, यह सही है। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के शासकों को उपराज प्रमुख बनाया गया, यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के अंतर्गत बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बजाय डूंगरपुर के जो शासक थे उनको उपराज प्रमुख बनाया गया था। तीसरा कथन यहाँ देख लेते हैं, बूंदी, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर और टोंक इत्यादि इस संघ के भाग थे और इस संघ का नाम राजस्थान संघ रखा गया था। यहाँ तो ये सभी सही है। तो यहाँ पर आपका 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक, तो रामस्नेही से याद रखना है आपको, संत रामचरण। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्य मेलों और उनके संबंध के स्थानों को सुमेलित करना है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 14, तो शीतला माता, चाकसू, ये सही है। बेनेश्वर का मेला ये डूंगरपुर, यह भी सही है। जीर माता, सीकर, यह भी सही है। पाबू जी का मेला परबसर, यह गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि पाबू जी का मेला कुलुमंड फलौदी के अंतर्गत लगता है, और परबसर के अंतर्गत जो मेला लगता है वो लगता है तेजाजी का, तेजाजी महाराज का मेला लगता है जो परबसर के अंतर्गत लगता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और इस 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
और यहाँ भी कथन देकर आपसे पूछा गया है कि मंडौर के गुर्जर प्रतिहार वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, घटियाला का शिलालेख मंडौर के गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यह सही है। यह शिलालेख प्रसिद्ध प्रतिहार शासक कक्कुक ने उत्तीर्ण करवाया था। यह भी सही है। तो ये जो घटियाला का शिलालेख है जो कक्कुक के समय पर 861 ईस्वी में, और यह इसको लगवाया गया था और इसके अंतर्गत सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ही कथन सही है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 16वां नंबर क्वेश्चन है, गोविंदगिरी और भील आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, गोविंदगिरी ने मानगढ़ पहाड़ी को अपना केंद्र बनाया। यह सही है। और आपको यहाँ पर जानना क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है। गोविंदगिरी ने प्रत्येक भील गांव में धूनी स्थापित की और उसकी सुरक्षा के लिए कोतवालों की नियुक्ति की। यह भी सही है। तीसरा कथन है, अप्रैल 1915 में गोविंदगिरी ने इदर ठिकाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। यह गलत है आपका। और चौथा कथन है, गोविंदगिरी ने भगत पंथ की स्थापना की। यह भी सही है। तो आपका 16वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला 17वां नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के निम्नलिखित केंद्रों को कालक्रम के अनुसार सही विकल्प में चुनिए। तो यहाँ पर आपका एरनपुरा है, नीमच है, नसीराबाद है और आउवा है। तो इसमें सबसे पहले आपका पहले नंबर पर नसीराबाद होगा, दूसरे नंबर पर नीमच होगा, तीसरे नंबर पर एरनपुरा होगा और चौथे नंबर पर आउवा होगा। तो आपका से, बे, ए और दे, तो से, बे, ए, दे, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अजमेर के चौहान के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुन रहा है। तो पहला कथन है, अजयराज ने अपनी राजधानी सांवर से अजमेर स्थानांतरित की थी। यह बात सही है। दूसरा कथन है, अजयराज ने अपनी राजधानी में एक प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया और उसका नाम आना सागर था। दूसरा कथन गलत है। आपको पता है आना सागर झील का निर्माण अनुराज ने करवाया था 1137 के आसपास। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका मतलब कहने का मतलब है पहला कथन सही है, तो केवल ए सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 18वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन, इसमें कॉलम लोक नृत्य और स्थान इन दोनों को सम्मिलित करना है। तो भवाई नृत्य ये आपका गुजरात से संबंधित है और इसमें गुजरात से, तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट में होगा इसका भवाई का होगा उदयपुर। घुड़ला नृत्य आपको पता है घुड़ला जोधपुर। बम नृत्य आपको पता है भरतपुर अलवर और अग्नि नृत्य बीकानेर। तो आपका इसमें होगा 2, 1, 4 और 3। तो 2, 1, 4 और 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा 19वें नंबर क्वेश्चन का। अगला 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 20वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको रचनाकार और ग्रंथ दे रखें और इनको सुमेलित करना है। तो पृथ्वीराज रासो नहीं, पृथ्वीराज राठौड़ है। पृथ्वीराज राठौड़ ने किसी रचना की थी। तो यहाँ पर आपकी बैली किशन रुक्मणी जी की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने। और बीटू सूजा ने किसने की थी? बीटू सूजा ने राव जयसिंह और छंद की रचना की थी। और राज रत्नाकर की रचना जो की थी वो आपकी भट्ट सदाशिव ने की थी। अजितोदय की रचना की थी वो आपकी किसने की थी? जगजीवन भट्ट ने की थी। तो आपका यहाँ पर पहले में हो गया 2, दूसरे में हो गया आपका 3, तीसरे में हो गया 1 और चौथे में हो गया 4। तो 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। 20वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला 21वां नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कतकातु की उपाधि धारण की थी? तो विजय कतकातु की उपाधि धारण की आपको पता ही है महाराजा राज सिंह। महाराजा राज सिंह जो है महाराणा, ये आपके मेवाड़ के शासक थे और मेवाड़ के शासक इन्हें विजय कतकातु की उपाधि धारण की। इनको हाइड्रोलिक रूलर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, जयसमंद झील का भी निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से राजस्थान में प्रचलित साफे और पगड़ी के प्रकार कौन से हैं? पगड़ी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो यह अमरशाही, यह पगड़ी का प्रकार है। विजयशाही भी है, खंजरशाही भी है, शाहजहानी भी है। तो यहाँ पर ये आपके 1, 2, 3, 4 मतलब ये चारों ही पगड़ी के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आमेर के राजा मानसिंह की निम्नलिखित प्रशासनिक नियुक्तियों को कालक्रम के अनुसार रखिए और सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन है ए के अंदर बंगाल का गवर्नर, दूसरा है बिहार का सूबेदार, तीसरा है काबुल का और चौथा है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश का प्रशासक। तो सबसे पहले आपका
यहाँ पर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश का प्रशासक मतलब डी। उसके बाद काबुल का सूबेदार DC, और फिर बिहार और फिर बंगाल DCBA। तो आप यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी? ये तो एक सरल क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी वो प्रारंभ में वर्धा में हुई थी, और वर्धा में इसकी स्थापना हुई थी 1919 के अंतर्गत। 1920 में इसका जो मुख्यालय है वो इसके अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है चित्रकला शैली के बारे में बात कर रहा है। चित्रकला के कोटा स्कूल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कोटा के महाराज भीम सिंह ने अपने संरक्षण में चित्रकला में कृष्ण भक्ति और वल्लभ संप्रदाय को महत्व दिया। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन है राव उमेश सिंह ने कोटा शैली की चित्रकला में शिकार से संबंधित चित्रों को संरक्षण दिया। यह भी सही है, क्योंकि शिकार से संबंधित संरक्षण दिया था, और यह आपके महाराज भीम सिंह ने भी वल्लभ संप्रदाय को जो है महत्व दिया था। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ए और B दोनों सही है। 26वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सेनानायक हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की सैन्य संरचना में किसी भी भाग का नेतृत्व नहीं कर रहा था? तो यहाँ पर पुंजा कर रहा था, भामाशाह कर रहा था, जगन्नाथ कछुआ नहीं कर रहा था, मानसिंह झाला भी कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 27वां क्वेश्चन है सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो यह भी आपका एक सरल क्वेश्चन कह सकते हैं इसको भी। तो यह इसका आंसर होगा बी नारायण पवार। ऑप्शन नंबर 4 27वें क्वेश्चन का आंसर होगा। बी नारायण पवार ने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था। 28वां क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष आपको पता ही है बलवंत सिंह मेहता इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में सर्वाधिक योगदान माणिकलाल वर्मा का रहा था। तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष पूछे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा 28वें नंबर क्वेश्चन का। 29वां क्वेश्चन है किसने गणेशौर सभ्यता के उत्खनन में कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? BB लाल, दयाराम साहनी, रतन चंद्र अग्रवाल और आलोक त्रिपाठी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा रतन चंद्र अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 3 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेशौर सभ्यता के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 30वां क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के निम्नांकित में से किस सेनानायक की मृत्यु रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान राजपूत सेना के एक मंजनिक पत्थर से हमला करने के बाद हुई थी? तो आपको पता ही है अलाउद्दीन खिलजी का जो रणथंभौर अभियान था इसके अंतर्गत इसके जो सेनानायक थे नुसरत खां, उल्गू खां, जिनमें से नुसरत खां की जो हत्या है मतलब कह सकते हैं उनकी मृत्यु ऊपर से पत्थर फेंकने के कारण हो गई थी। एक बड़ा सा पत्थर उनके ऊपर आकर गिर गया था। तो इस हिसाब से नुसरत खां यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 30वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नुसरत खां। इकतीसवें नंबर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 31वां नंबर ये आपका पॉलिटी से संबंधित है, और इसमें 2 कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है पंचायत क्षेत्र के वयस्क पुरुष सदस्यों पर उक्त क्षेत्र के निवासियों के लिए साधारण उपयोगिता के किसी भी सार्वजनिक कार्य के से निर्माण के लिए विशेष कर अधिरोपित कर सकती है। ये सही कथन है आपका पहला। दूसरा है परंतु वह किसी व्यक्ति को स्वैच्छिक श्रम करने या उसे उसकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाने के बदले में इस कर के संदाय में छूट दे सकेगी। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 राइट आंसर होगा। 31वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला 32 है राज्यपाल के पद के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आर्टिकल 156 आपको पता है राज्यपाल की पदावधि है, सही है। आर्टिकल 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताएं हैं, यह भी सही है। आर्टिकल 158 राज्यपाल द्वारा शपथ, तो आर्टिकल 158 राज्यपाल द्वारा शपथ नहीं है। शपथ जो है इसका प्रावधान आर्टिकल 159 में है, और इसके अंतर्गत 158 में जो है राज्यपाल के लिए शर्तें हैं, राज्यपाल पद के लिए जो शर्त हैं उसकी है। आर्टिकल 155 आपको पता ही है राज्यपाल की नियुक्ति। तो यहाँ पर आपने पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 32वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 33वां क्वेश्चन है विधि द्वारा गठित किसी निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की जो शक्ति है वो राजस्थान की राज्य विधानसभा के पास है,
और आर्टिकल 321 के तहत इसके जो कार्य हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, किसी भी कार्य को सौंप सकती है। उसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है, यह सही कथन है। कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार प्रक्रिया विनियम अधि 2001 लागू है, तो यहाँ पर यह दूसरा कथन भी सही है। तो आपको पता है राज्य मानवाधिकार आयोग जो है 1899 के अंतर्गत बनाया था, 18 जनवरी 1899 1999, और उसके बाद में आपका ये जो 2000 में है इसने अपना कार्य प्रारंभ किया और 2001 के अंतर्गत इसके जो नियम हैं उनको बनाया गया था। तो आपका 34वें नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, और इसमें समिति राजस्थान विधानसभा की समिति व्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, तो इसको देखते हैं। पहला कथन है विधानसभा समितियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, पहली है स्थायी और दूसरी तदर्थ। तो स्थायी और अस्थायी ये बात सही है। उसके बाद में पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन है राजस्थान विधानसभा में 22 स्थायी समितियां हैं, जिनमें से 4 वित्तीय समिति हैं और शेष अन्य विषयों से संबंधित हैं। दूसरा कथन भी आपका सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है। आपको पता है जो 4 स्थायी समिति हैं उनमें पहली समिति है जनलेखा समिति, दूसरी है प्राक्कलन कै समिति और तीसरी है प्राक्कलन ख समिति, और एक है आपकी राज्य उपक्रम समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति, कुछ ऐसा है। चौथा 4 जो है वो स्थायी समितियां हैं। उसके बाद में आपका 36वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 36वां नंबर जो क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित कथनों पर विचार करना है हमें। तो पहला जो कथन है इसमें इसके सदस्यों को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केवल कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा प्रतिबंध मिलने से हटाया जा सकता है। तो यह पहला कथन सही है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष हैं उन पर कोई कदाचार होता है तो आज सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में उनको राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और राष्ट्रपति आदेश के द्वारा किसी सदस्य को हटा सकेंगे और यदि उसकी राय में वह सदस्य मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। तो यहाँ पर ये पहला और दूसरा कथन दोनों ही सही कथन है और आपसे सही पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला 37वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इसमें राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में हमसे पूछा गया है और इसके अंतर्गत 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है नए सिद्धांतों एवं योजनाओं के अंगीकरण को अंतर्वलित करने वाले समस्त महत्वपूर्ण मामलों को जहां आवश्यक हो मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करने के पश्चात मुख्य सचिव के द्वारा प्रभारी मंत्री के माध्यम से निपटाया जाएगा। तो पहला कथन आपका यहाँ पर सही है। दूसरा कथन है मुख्य सचिव स्वयं प्रेरणा से किसी भी विभाग में किसी भी मामले में संबंधित कागज पत्रों को देखने के लिए मंगवा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी का सबसे बड़ा अधिकारी है वो आपका मुख्य सचिव होता है और वो किसी भी कागज़ पत्र को यहाँ पर मंगवा सकता है। तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपका 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आपका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 38 जो है निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री हैं ऐसे जिन्होंने राजस्थान का राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया है। तो 38 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर होगा हिलाल देवपुरा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर 38 क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएस का जो पेपर हुआ था, एसएस के ग्रुप 1 के अंतर्गत जीके का पेपर हुआ था, उसके अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो उसमें यह पूछा गया था कि राजस्थान के ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ ही वित्त विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये आपके जो वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष भी रहे हैं। तो हिलाल देवपुरा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 38वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हिलाल देवपुरा। उसके बाद में आपका यहाँ पर 39वें नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान के मंत्रियों के लिए आचार संहिता के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पहला कथन है पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री को वार्षिक रूप से एक घोषणा प्रस्तुत करें। यही गलत है आपका और गलत ही कथन आपसे पूछा है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
उसके बाद 40वां क्वेश्चन देखते हैं, और 40वां क्वेश्चन है राज्य में चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान निम्न में से कौन सा राज्यपाल नहीं था। कौन राजस्थान का राज्यपाल नहीं था? तो नहीं था इसका मतलब ये है कि इसमें 3 राज्यपाल थे और 1 नहीं था। तो इसके अंतर्गत इसमें स्वरूप सिंह थे, बलिराम भगत भी नहीं थे, तो इसमें शायद सरदार दरबारा सिंह होगा। इसका कन्फ्यूजन है थोड़ा, इसको आप आरपीएससी के जब ऑफिशियल आंसर किया है तो आप इसको देख लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये आपके आईपीएल 2025 से संबंधित इस प्रश्न है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और मुझे नहीं लगता इस प्रश्न को किसी भी व्यक्ति ने, मतलब किसी भी जो विद्यार्थी है उसने गलत किया होगा। तो क्वेश्चन है आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है? तो आपको पता ही है, यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट होगा वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने मतलब बहुत अच्छी रन बनाए थे, और जो भी कम बॉलों पर अधिक रन बनाए थे, तो यहाँ पर सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड वैभव सूर्यवंशी को दिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, एम्स जोधपुर से संबंधित है। एम्स जोधपुर ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र विकास के सहयोग से इसके बीच इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून 2025 को कहाँ किया है? तो इसका जो शुभारंभ जो किया गया था वो सिरोही जिले के आबरोड स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से किया गया था। उसके बाद 42वां क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। 43वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 43वां क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत आपको युग्म क्या नाम है कॉलमों को सम्मिलित करना है, और इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। तो कॉलम, फर्स्ट कॉलम में विश्वविद्यालय और सेकंड कॉलम में उनके कुलपति के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो हैं अखिल रंजन गर्ग, और राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के आपके त्रिभुवन शर्मा, और कोटा विश्वविद्यालय के जो हैं वो हैं आपके भगवती प्रसाद सारस्वत। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 राइट आंसर होगा। तो आपका 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर होने वाला है। और ये क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 44, और 44 नंबर क्वेश्चन है आपका 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में निम्न में से किसका विमोचन शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर इसका SDG 2.0 का किया गया था, मतलब नहीं किया गया, यह पूछा है। तो SDG 2.0 का किया गया था। स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2025 का भी किया गया था। SDG स्टेटस रिपोर्ट 2025 का किया गया था। और ये वित्तीय समावेशन सामाजिक सुरक्षा इसका नहीं किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 44वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 45वां क्वेश्चन है राइजिंग राजस्थान संबंधित है, ग्लोबल समिट 2024 के संदर्भ में पूछा है। राज्य सरकार से MOU हस्ताक्षरित करने वाले निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 के अनुसार किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड की दर क्या है? तो इसके अंतर्गत मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत दर का प्रतिशत 80% है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा आप इसको एक बार RPSC के जो मेन आंसर किया है उससे और कन्फर्म कर लेना। अगला है 46वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन शतरंज से संबंधित है, हालिया प्रदर्शन के बारे में। तो जून 2025 में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित हुए इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में राजस्थान के अभिजीत गुप्ता इंटरनेशनल मास्टर बने। तो ये पहला कथन जो है ये आपका गलत कथन है। दूसरा है जून 2025 में ओडिशा के खुरादा में राष्ट्रीय अंडर 17 ओपन व वर्ल्ड प्रतियोगिता राजस्थान के श्रेयसी गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भी शायद सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर आपका गलत होने वाला है। गलत है या सही है, थोड़ा इसमें भी कन्फ्यूजन है। शायद इसमें बी या तो ऑप्शन नंबर 3 होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा इसको आप और देख लेना एक बार, कन्फ्यूजन थोड़ा सा मेरे को इसको। ये करंट जी के संबंधित क्वेश्चन है और थोड़ा अपडेट में थोड़ा इस हिसाब से देख लीजिए। जून 2025 का ही है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन शायद केवल बी कथन सत्य है, और एक बार आप इसको कन्फर्म कर लेना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन। 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सम्मेलन राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया है। समामेलन राजस्थान ग्रामीण बैंक का जो प्रायोजक बैंक है, तो किसके प्रायोजक में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजक के अंतर्गत ये आपका जो सम्मेलन है वो किया गया है राजस्थान ग्रामीण बैंक का।
48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन है 2025 में विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से किसका चयन हुआ था? तो यहाँ पर आपका चयन हुआ था ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है कुलदीप सिंह का। 49 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना निम्न में से किस कथनों पर विचार करना है? पहला कथन है इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार एवं आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। तो ये आपका पहला कथन गलत है। यहाँ पर 2 लाख की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर 1 लाख रुपये की आवश्यकता दी जाएगी। दूसरा कथन है इस योजना में उत्कृष्ट करने वाले को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर 50 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। तो आपका दूसरा कथन जो है वो सही है। जो प्रथम स्थान है उसके लिए 50 लाख है और जो द्वितीय स्थान है उसके लिए 35 लाख है और जो तृतीय स्थान है शायद उसके लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल 20 कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 49वें नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है 50वां क्वेश्चन है और 50वें क्वेश्चन को आप देखते हैं। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। और ये 50वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें पहला कथन है फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में प्राप्त हुई। तो यहाँ पर ये पहला शायद सही है और दूसरा इस परियोजना की कुल लागत 647.62 करोड़ है, यह भी सही है शायद। और तीसरा है हिस्सेदारी 66%, तो इसमें आपका शायद 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा 50वें का। एक बार और थोड़ा कंफर्म कर लेना इसको, थोड़ा करंट से रिलेटेड चीज़ों का मेरे को कम अपडेट है तो इसके हिसाब से आप देख लेना। वैसे तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 50 नंबर क्वेश्चन का। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ष 2020 में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर 3.6% अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का था 2020 में। ये थोड़ा पिछले अपडेट से पूछा गया है तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेवल का। 52 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और कौन सा विश्व का जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? तो तप्त स्थल नहीं है तो इसके अंतर्गत होगा ऑप्शन नंबर 4 सुलेमान कृथर श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा 52वें नंबर क्वेश्चन का। 53 नंबर क्वेश्चन है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण तथा वृक्षावरण था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा 25.17%। यहाँ पर आपका 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण वृक्षावरण था। क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में बात करते हैं। सतपुड़ा श्रेणी का सुदूर पूर्व विस्तार जिस नाम से जाना जाता है वह है? तो सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार है वो मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मैकाल श्रेणी, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन है किसने यह प्रतिपादित किया कि ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार का तप्त होना भारतीय मानसून के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा पी कोटेश्वरम ने बताया था कि ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार का तप्त होना भारतीय मानसून के उद्भव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पी कोटेश्वरम। 56 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन रंजीत सागर बांध और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना निम्न में से किन नदियों पर स्थित है? तो दुलहस्ती जो है वो आपकी चिनाब पर है, तो चिनाब आपका यहाँ पर 2 ऑप्शन में है। और ये जो रंजीत सागर है ये शायद रावी नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 56वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 रावी और चिनाब। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर और इसमें कथन दिए गए हैं 2 कथन, इनके ऊपर हमें विचार करना है 57वें नंबर क्वेश्चन में। तो पहला कथन है ज्योग्राफी से संबंधित है ये और विश्व रेखीय उष्ण कटिबंध वातावरण को अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण भी कहा जाता है। और दूसरा है यह वातावरण उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका विषुवत रेखीय या उष्ण कटिबंधीय वातावरण को उष्ण कटिबंधीय अभिसरण भी कहा जाता है। यह वातावरण उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए सही है, आर गलत है, इसमें थोड़ा मतलब विषुवत रेखीय या उष्ण कटिबंधीय वातावरण को अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण भी कहा जाता है।
विषुवत रेखीय अंतर उष्णकटिबंधीय वातावरण को अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण भी कहा जाता है। और यह वातावरण उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनों के मिलन स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। एक बार और थोड़ा इसको देख लेना। हाँ, 57 नंबर क्वेश्चन है ये, इसको आप देख लेना थोड़ा सा। मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ इसके अंतर्गत, फिर भी इसके अंदर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका बल ज्योग्राफी से रिलेटेड ही है। और 58 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर का सीमावर्ती सागर नहीं है? तो इसका आंसर होगा ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर जो है वो अटलांटिक महासागर का सीमावर्ती सागर नहीं है। सार्गासो सागर है, कैरेबियन सागर है और लेब्राडोर सागर है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, और अगला जो क्वेश्चन है वो है 2025 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में दर्शाइए। तो यहाँ पर आपका बांग्लादेश, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान। बांग्लादेश, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील। तो बांग्लादेश, जापान, ब्राज़ील, बांग्लादेश, जापान, जर्मनी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 59 नंबर क्वेश्चन का। ब्राज़ील, बांग्लादेश, जापान और जर्मनी। अवरोही मतलब घटते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो ये घटते क्रम में पूछ रहा है यहाँ से आपसे, ये है अवरोही क्रम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ब्राज़ील, बांग्लादेश, जापान और जर्मनी। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका हेमावती और काबिनी नदियाँ किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका आंसर होगा कावेरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है। और 61 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आपको यहाँ पर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पर पहला जो कथन है वो है आपका ग्वार रबी की फसल है। तो ये आपका ये गलत है। ये आपका भारत विश्व के ग्वार उत्पादन का 80% पैदा करता है, ये सही है। राजस्थान देश के ग्वार उत्पादन का 62% पैदा करता है और देश में परिष्कृत ग्वार गम का 90% निर्यात होता है। तो यहाँ पर आपका पहला तो गलत है ही, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर आपका तीसरा गलत है और यहाँ पे आपका होगा दूसरा और चौथा सही है। तो यहाँ पर आपका केवल 2 राइट आंसर होगा, केवल 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 61वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला 62वां नंबर क्वेश्चन है। और 62वें नंबर क्वेश्चन में भारत के दूरसंचार के विषय के क्षेत्र में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत 84% टेली घनत्व के साथ दूरसंचार का सबसे बड़ा नेटवर्क बाजार है, यह कथन सही है। दूसरा कथन है टेली मैट्रिक्स विकास सीडॉट्स विकसित देशों और विकसित देशों के घनिष्ठ सहयोग के लिए दूरसंचार के क्षेत्र में शोध और विकास के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर आपका केवल फर्स्ट कथन सही है। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है एमएसएमई की नवीनतम परिभाषा में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मध्यम उद्योगों के लिए निवेश सीमा जो है वो 100 करोड़ रुपए है। तो ये आपका यही गलत है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ये इसमें सही नहीं है। बाकी लघु उद्योग के लिए 25 करोड़ है, सूक्ष्म उद्योग के लिए 2.5 करोड़ है और ये आपका 500 करोड़ है, सही है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये आपके इकोनॉमिक्स की प्रश्न है, इकोनॉमी के प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में भूमि सुधारों से संबंधित कौन से कदम उठाए गए हैं? तो पहला है मध्यस्थों की समाप्ति, सही है बात, ये सही कथन है आपका। दूसरा है काश्तकार सुधारी, यह भी सही है। तीसरा है भूजोतों पर सीमा निर्धारण, यह भी सही है। और चौथा है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, ये आपका गलत है। ये आपका फसल से रिलेटेड है, बाकी ये सभी भूमि सुधारों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर क्वेश्चन। और 65 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है वर्ष 1950 के बाद निम्न में से किस वर्ष या वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था? तो ये आपको पता ही है, 2 ही बार ऐसा हुआ जो व्यापार संतुलन भारत के संदर्भ में मतलब भारत के अनुकूल था। और वे वर्ष थे 1972-73, 1976-77, ये 2 ही वर्ष थे तब व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था या फिर अनुकूल था। अगला 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 66 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के अनुसार एक नया राजनीतिक दल पंजीकृत किया जा सकता है? तो आपको पता ही है कि राजनीतिक दल जो पंजीकृत किए जाते हैं वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा जो धारा हैं उनके तहत किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत राजनीतिक दल का पंजीकरण किया जाता है। और राजनीतिक दल में क्षेत्रीय दल,
और आपका क्या नाम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, और इस प्रकार से दल होते हैं 3 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो राइट आंसर होगा आपका 66वें नंबर क्वेश्चन का, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत। अगला जो प्रश्न है वो आपका 67 नंबर क्वेश्चन है और वो है आपका, भारत कब से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। तो आपको पता ही है भारत जो है वो WTO का सदस्य प्रारंभ से ही है, जब से WTO की स्थापना हुई तभी से भारत इसका सदस्य है, और इसकी स्थापना हुई जनवरी 1995। तो इस हिसाब से आपके WTO के जो सदस्य है वो भारत तभी से सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर 67 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने भारत के संविधान की आधारभूत इकाई के रूप में पक्ष पोषण किया है। तो किसका पक्ष पोषण किया है भारत के संविधान की आधारभूत इकाई में बाबा साहब अम्बेडकर ने? तो यहाँ पर आपका जो ये ऑप्शन होगा राष्ट्र का, हाँ राष्ट्र का ही होगा। बाबा साहब ने राष्ट्र के लिए अहम योगदान दिया है और राष्ट्र को ही वो अपने पक्ष दर रखते हैं और पक्ष पोषण का कार्य जो किया है राष्ट्र के लिए किया है। तो यहाँ पर आपका 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्र का। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, और 69 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत कथनों पर विचार करना है। 69 नंबर क्वेश्चन में पहला ही कथन हम देखते हैं। पहला कथन है, संविधान के 21वां संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया था। पहला कथन एकदम राइट है। दूसरा कथन है, संविधान के 72वें अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को सम्मिलित किया गया था। यह आपका गलत कथन है। आपको पता है कि 21, 71 और 92 ये 3 संशोधनों के तहत इसके जो भाषा है संविधान की अनुसूची 8 के अंतर्गत जोड़ी गई, जिसमें 21वें संशोधन के तहत तो आपकी सिंधी भाषा को, उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन और यहाँ पे रखा गया है 72वां। तो यही गलत है आपका। और पूछ क्या रहा है, शायद सही पूछ रहा है, इसमें देखेंगे अभी ये थोड़ी देर में। तो 72वें संविधान संशोधन 1992 के तहत यहाँ पर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था, नमक। और इसके बाद में अगला देखते हैं, इसको कौन सा क्या पूछा है इसने, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प के चुनना है। तो सही विकल्प तीसरा जो कथन है, संविधान 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था। तो यह कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, अरे यार पहला और तीसरा सही है, हाँ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न था कौन सा, 69 नंबर क्वेश्चन, और 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन, और 70 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन से निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, और इसमें मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना जो है वो 1990 में महाराष्ट्र में की गई थी। यह आपका गलत कथन है। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1990 में राजस्थान के अंतर्गत की गई थी, और राजस्थान में जो इसके बाद में सूचना के अधिकार को लागू करने के लिए श्रीमती अणा राय ने अजमेर से जो आंदोलन प्रारंभ किए थे उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1990 में राजस्थान में की गई थी। पहला कथन यहाँ पर गलत है। दूसरा है, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने भारत में सूचना का अधिकार, सूचना पारित करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। दूसरा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 70 का राइट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया था? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत समान न्याय और विधिक सहायता को, निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया है। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और 72 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका 1954 भारत चीन समझौते के बारे में चर्चा करता है। भारत चीन समझौता 1954, इसे 29 मार्च 1954 को संघाई में हस्ताक्षरित किया गया था। यह गलत कथन है आपका। यह 29 मार्च नहीं था, ये शायद अप्रैल था। अप्रैल 1954 के अंतर्गत संघाई में हस्ताक्षरित किया गया था। पहला कथन गलत है। दूसरा है, प्रस्तावना में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत और समझौतों को शामिल किया गया था। पंचम, ये आपका सही है। इस समझौते पर भारत की ओर से राघवन नेगाम ने हस्ताक्षर किया। दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर, मतलब यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 72वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। केवल 2 और 3 सही है। अगला है आपका 73 नंबर क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा मध्य प्रांत का नाम
प्रावधानित किया गया था। तो इसका नाम जो था वो था आपका मध्य प्रांत और बरार। मध्य प्रांत और बरार, ये आपके जो प्रश्न है 1935 भारत शासन अधिनियम के से पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन यह भी आपके 1935 के अधिनियम से पूछा गया है। और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी? तो यहाँ आपका 6 प्रांतों के अंतर्गत द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, और 75 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखते हैं कि किस राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरी वरीयता के मतों की गणना की गई थी? तो आपको पता ही है, एकमात्र राष्ट्रपति बीबी गिरी हैं जो कि दूसरी बार मतगणना के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव में जीते हासिल की थी। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला 76 नंबर क्वेश्चन है, और 76 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत जो परमाणु हथियारों के निषेध से संबंधित संधि है उसके बारे में यहाँ पर कथनों पर विचार करना है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला जो कथन है वो है आपका, भारत परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि का समर्थन नहीं करता है। तो ये आपका सही बात है। दूसरा है, भारत ने परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि वार्ता में भाग लिया था। बिल्कुल गलत बात है ये आपका, भारत ने किसी भी संधि वार्ता में भाग नहीं लिया था। तीसरा कथन है, भारत का मानना है कि यह संधि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास में योगदान नहीं करती और ना ही यह कोई मानक या मानदंड निर्धारित करती है। तो ये आपका तीसरा कथन भी सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट और थर्ड आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3। अगला 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे आपको सही उत्तर का चयन करना है निम्नलिखित कथनों के बारे में, जहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, अनुच्छेद 17 एवं 35(1)(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को पारित किया था। पहला कथन एकदम सही कथन है। दूसरा कथन है, अस्पृश्यता को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में परिभाषित किया गया है। यह दूसरा कथन भी सही है। यहाँ पर 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर 1 है जो राइट आंसर होने वाला है। अगला 78 नंबर क्वेश्चन है, और 78 नंबर क्वेश्चन है जो भी कथनों पर ऊपर विचार करने के बारे में हमें बता रहा है। और पहला जो कथन है वह है, अब तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8 बार निर्वाचित सदस्य रह चुका है। यह कथन आपका सही है। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्वाचित सदस्य के रूप में भारत का 8वीं बार का कार्यकाल 2023-24 था। यह आपका गलत कथन है, क्योंकि भारत का 8वीं बार कार्यकाल 2021-22 था। 2021-22, हाँ 2021-22 ही था। तो आपका यहाँ पर पहला कथन आपका राइट आंसर है, और केवल 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 78 नंबर क्वेश्चन का। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन, और 79 नंबर क्वेश्चन है जो संविधान के अनुच्छेद 75(3) से संबंधित कथनों पर विचार करने के लिए हमें एक बता रहा है। पहला कथन है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। पहला कथन आपका सही है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन दूसरा कथन है, अनुच्छेद 75(3) केवल तभी लागू होता है जब लोकसभा भंग नहीं होती है। ये आपका गलत है। इससे कोई मतलब नहीं है कि लोकसभा भंग होती है तभी लागू होगा। अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, और यदि एक मंत्री आपका इस्तीफा दे दे या फिर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है तो एक के साथ ही पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, क्योंकि यह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर आपका केवल 1 सही है पहला कथन। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 80 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और 80 नंबर क्वेश्चन आपका 1919 के अधिनियम से संबंधित है। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन संबंधित असत्य कथन की पहचान करनी है आपको। और पहला कथन जो है वो है, प्रांतों में मंत्री प्रांतीय विधानमंडल द्वारा नियुक्त किए जाते थे। प्रांतों में मंत्री असत्य कथन पूछ रहा है, तो प्रांतों में मंत्री प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, यह गलत कथन है। ऑप्शन दूसरा कथन है, प्रांतों में मंत्री विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते थे, यह भी गलत कथन है, असत्य है। और तीसरा है, प्रांतों में आरक्षित विषयों के संबंध में गवर्नर मंत्रियों की सलाह से निर्देशित होते थे, तीसरा भी गलत कथन है। और चौथा कथन है, प्रांतों में वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते थे। ये आपका चौथा कथन सही है। और यहाँ पर केवल ये असत्य कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 1, 2 और 3 तीनों ही असत्य कथन हैं। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला 81 नंबर क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति जो दंत चिकित्सक, अब आपकी यहाँ पर साइकोलॉजी स्टार्ट हो गई है और 20 प्रश्न आपको पता ही है फर्स्ट पेपर के अंतर्गत साइकोलॉजी के आते हैं। अब साइकोलॉजी के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। एक व्यक्ति जो दंत चिकित्सक के छेदन ड्रिल की आवाज़ के प्रति दुश्चिंता के साथ प्रतिक्रिया करता है, वह एक इलेक्ट्रिक कॉफ़ी पीसनहारा ग्राइंडर के प्रति भी कुछ दुश्चिंता के साथ प्रतिक्रिया देता है। कहने का मतलब है एक साथ वह 2 क्रिया कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उद्दीपन सामान्यीकरण, उद्दीपन सामान्यीकरण का होगा। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। हाँ, उसके बाद में 82 नंबर क्वेश्चन है और 82 नंबर क्वेश्चन है, एक बालक किसी परिस्थिति में सामाजिक मान्यताओं को तथा उस परिस्थिति में उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए आचरण करता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नैतिक व्यवहार। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन और 83 नंबर क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में, वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, इस संबंध में चर्चा कर रहा है। और पहला कथन है, इसमें वैज्ञानिक विधियों और प्रविधियों का अनुप्रयोग होता है, यह कथन सही है। दूसरा कथन है, यह व्यवहार के आकलन के लिए व्यक्ति निष्ठता पर बल देता है, यह आपके व्यक्ति निष्ठता पर बल नहीं देता, यह वस्तु निष्ठता पर बल देता है। तो आपका गलत कथन यही है और यही आपका राइट आंसर है। तो आपका जो क्वेश्चन है ये 83, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर चलते हैं और 84 नंबर क्वेश्चन है, एक दाएं हाथ के बल्लेबाज के दाएं हाथ में चोट लग जाती है और वह बाएं हाथ से खेलने की कोशिश करता है। दाएं हाथ से सीखे गए कौशल के कारण उसके लिए बाएं हाथ से खेलना सुविधापूर्ण होता है। तो यह किस प्रकार का अधिगम है? तो यह 2 प्रकार का अधिगम है, द्विपार्श्वीय अधिगम है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा 84 नंबर क्वेश्चन का। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रक्षात्मक युक्ति के सहारे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बहाने बनाता है तथा सामाजिक रूप से स्वीकृत कारणों की मदद से अपने अनुचित व्यवहार को उचित सिद्ध करने की कोशिश करता है? तो इसका आंसर होगा युक्तिकरण। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 86 नंबर क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा को निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? उपलब्धि अभिप्रेरणा को सामाजिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है वो समाज के लोगों के द्वारा दी जाती है। जब भी व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए उपलब्धि हासिल करने के बाद सामाजिक जो मोटिवेशन मिलता है उसको उपलब्धि अभिप्रेरणा है वो सामाजिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत रखी जाएगी। तो समाज के जो अभिप्रेरक हैं उनसे आपको उपलब्धि अभिप्रेरणा का अधिगम होता है। तो 86 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सामाजिक अधिगम। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर और 87 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन सृजनात्मकता के विषय में सही नहीं है? सृजनात्मकता के विषय में पहला कथन है, प्रत्येक सृजनात्मक अभिव्यक्ति पूर्ण वैयक्तिकता रखती है। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं। तो सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील नहीं होते, जरूरी नहीं है ये कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील ही होते हैं। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। तीसरा देख लेते हैं, सृजनात्मकता विषय विशिष्ट नहीं होता है, यह बिल्कुल सही है। सृजनात्मकता चिंतन लचीला और खोजपूर्ण होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि सभी जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो सृजनशील होते हैं, यह आवश्यक नहीं है। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन और 88 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये स्टर्नबर्ग के अनुसार एक व्यक्ति जो पारंपरिक बुद्धि लब्धि परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है लेकिन जो वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान जल्दी से पहचान लेता है, उसे कहा जाता है। स्टर्नबर्ग के अनुसार एक व्यक्ति जो पारंपरिक बुद्धि लब्धि परीक्षा में तो कम अंक प्रदान करता है लेकिन जो वास्तविक जीवन की समस्याएं हैं उनको समाधान जल्दी कर लेता है, तो इसका मतलब उसके अंतर्गत व्यवहारिक जो बुद्धिमत्ता स्तर है वो अधिक है और इसका आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन और 89 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत में जब प्रयोगकर्ता यह निश्चित करता है कि स्किनर बॉक्स में प्रत्येक 10वीं सही अनुक्रिया पर पुनर्वलन दिया जाएगा, तो इस अनुसूची को क्या कहा जाता है? प्रत्येक 10वीं अनुक्रिया के पर अनुवलन दिया जाएगा, पुनर्वलन। तो पहला है परिवर्त अंतराल पुनर्वलन सूची, ये नहीं है। निश्चित अंतराल पुनर्वलन सूची,
निश्चित अंतराल, यह भी नहीं है शायद। अगला है निश्चित अनुपात पुनर्वलन सूची, और चौथा है परिवर्त। परिवर्त तो होगा ही नहीं, ये तो फिक्स है। निश्चित अंतराल में आपका पुनर्वलन अनुसूची और निश्चित अनुपात, तो इसके अंतर्गत आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्योंकि देखो ये जो स्कैनर बॉक्स में प्रत्येक 10वीं सही अनुक्रिया पर पुनर्वलन दी जाएगा, जो प्रत्येक 10वीं अनुक्रिया है, तो इसका मतलब है प्रत्येक 10 के अनुपात में वो जो पुनर्वलन दे रहा है, उसके आधार पर यह क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। एक फिक्स कर रखा है उसने निश्चित, और उसके हिसाब से वो पुनर्वलन देने का कार्य कर रहा है। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, और 90 नंबर क्वेश्चन में अभिक्षमता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। यह भविष्य के किसी भी संदर्भ के बिना वर्तमान की क्षमता को इंगित करती है। भविष्य के किसी भी संदर्भ के बिना वर्तमान क्षमता को इंगित करती है, तो यही आपका गलत कथन है, सत्य नहीं है ये आपका। यह सीखने में योगदान करने वाली किसी भी विशेषता को सम्मिलित करती है, यह सही कथन है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत व्यक्तित्व का सूचक होती है, यह सही है। यह आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का परिणाम होती है, यह भी सही है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका 1 नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, और 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैटल के अनुसार वे लक्षण जिन्हें व्यवहार की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, वे कौन से हैं और क्या कहलाते हैं। और उसका आंसर होगा कैटल का संबंध है सतही सील गुण से, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन, और 92 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं विकास के बारे में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है विकास के बारे में। विकास प्रत्येक चरण में संकट होते हैं, विकास के प्रत्येक चरण में, यह सही है। परिपक्वता और सीखना दोनों ही विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह भी सही है। तीसरा है विकास निश्चित और परिवर्तनों से प्रभावित होता है, यह भी सही है। चौथा है विकास अनिश्चित और अपूर्वानुमानित पैटर्न का अनुसरण करता है, यह गलत कथन है आपका। विकास जो है वो अनिश्चित नहीं होता है, वो निश्चित विकास होता है। वो कैसा होता है, निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 92 नंबर क्वेश्चन का। अगला 93 नंबर क्वेश्चन, मार्क्स और उनके सहयोगियों के अनुसार किशोर विद्यार्थियों का शैक्षिक आत्म प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों द्वारा अत्यधिक निर्धारित होता है। तो ये प्रश्न कर रहा है मार्क्स और उसके सहयोगियों के अनुसार किशोर विद्यार्थियों का शैक्षिक आत्म प्रत्यय कौन सी परिस्थितियों द्वारा अत्यधिक निर्धारित होता है। तो पहला है अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से तुलना द्वारा, दूसरा है अन्य कक्षा के विद्यार्थियों से तुलना द्वारा, तीसरा है स्वयं के साथ तुलना द्वारा, और चौथा है अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों के द्वारा, विद्यालयों से तुलना द्वारा। तो इसमें पूछ रहा है इसमें किशोर विद्यार्थियों का शैक्षिक आत्म प्रत्यय, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से तुलना करेगा वो, तो इस हिसाब से उसके आत्म प्रत्यय का विकास होगा। और इसमें आपका किशोर विद्यार्थियों के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 93 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है, और 94 नंबर क्वेश्चन है दिए गए 2 कथनों पर विचार करना है, और उसके बाद में सही विकल्प को आपको चुनना है। एक व्यक्ति किसी बात को लिखकर अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकता है, किंतु हो सकता है उसी बात को वह बोलकर ठीक ढंग से व्यक्त ना कर पाए। तो पहला कथन सही है, एक व्यक्ति हो सकता है कि वो अच्छे ढंग से लिखकर कोई बात को बता सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसके जो बोलने की क्षमता है या फिर उसका बोलने का जो एक्सपीरियंस है, या कह सकते हैं उसको डरने की झिझकने की जो क्षमता है वो शायद कम होगी, तो उस हिसाब से वो ठीक ढंग से नहीं बोल पाए। तो यह आपका पहला कथन सही है। अगला है किसी व्यक्ति के भीतर पाई जाने वाली विभिन्नताएं अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं कहलाती हैं, ये बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नताएं जो हैं वो इंट्रापर्सनल वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इंग्लिश के हिसाब से इस प्रश्न को करना थोड़ा आसान होगा जल्दी, क्योंकि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। जैसे इंट्रा जो है वो स्वयं के लिए होता है, इंटरपर्सनल जो है वो दूसरे व्यक्ति के लिए होता है, दो वस्तु के संबंध के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, तो ए और ब दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन, और 95 नंबर क्वेश्चन जो है वो अभिप्रेरणा से रिलेटेड है, और अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, और इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है यह पूछ रहा है। और इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो बाह्य अभिप्रेरणा उन कार्यों के लिए अधिक प्रभावी हो सकती है जिनमें सृजनात्मकता चिंतन की आवश्यकता होती है। अगला है आंतरिक अभिप्रेरणा उस स्वायत्तता से संबंधित है जिससे व्यक्ति किसी कार्य को करते समय आनंदित होता है। फिर अगला है बाह्य अभिप्रेरणा न केवल व्यवहार से जुड़ी है बल्कि प्रदर्शन में वृद्धि से भी जुड़ी हुई है।
और चौथा है आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्तियों में उत्पादकता के साथ साथ सृजनात्मकता को भी बढ़ाती है। तो इसमें जो आपका इसने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बाह्य अभिप्रेरणा उन कार्यों के लिए अधिक प्रभावी हो सकती है जिनमें सृजनात्मकता चिंतन की आवश्यकता होती है। तो ये आपका गलत कथन है आपका यहाँ पर, और ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन, और 96 नंबर जो क्वेश्चन है वो वापस पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा उपाय बाल अपराध उपचार करने के लिए किया जाना चाहिए। पहला है विशेष सुधार स्कूलों की व्यवस्था करना, दूसरा है विशेष बाल न्यायालयों की व्यवस्था करना, तीसरा है रिमांड होम्स की व्यवस्था करना, और चौथा है मनोविश्लेषणकर्ताओं की सहायता लेना। तो यहाँ पर आपका बाल अपराध के जो बालकों का उपचार करने के लिए इन चारों ही उपायों को काम में लिया जाना चाहिए, और 1, 2, 3 और 4 ए और बी, सी और डी चारों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला है 97 नंबर क्वेश्चन, और 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में अपनी क्रियाओं पर स्वयं के नियंत्रण योग्यता के कारण स्वतंत्र होने का एहसास होता है। तो स्वतंत्रता और स्वायत्तता, तो ये आपका स्वायत्तता बनाम जो शर्त है उसके हिसाब से आपका यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में क्रियाओं पर स्वयं की नियंत्रण योग्यता के कारण स्वतंत्र होने का एहसास होता है। तो वह जो अवस्था है वह है आपकी स्वायत्तता बनाम शर्त। अगला 98 नंबर क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके बारे में, और इसमें आपसे पूछा गया है ये आपको मिलान करना है और इसमें से मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलान करना है। तो आपकी पहली जो विधि है इसको देखते हैं अपन, शब्द साहचर्य परीक्षण। तो इसके जो मनोवैज्ञानिक हैं इसका जो संबंध है, पहले का जो संबंध है वो होगा आपका 4 से। तो ए में 4 आपका 1 में ही है। तो ए में 4 आपका 1 में ही है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि शब्द साहचर्य जो परीक्षण है आपको पता है फ्रायड और युंग का है, युंग या जुंग। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 और 2। इस हिसाब से आपको ये मिलान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन, और 99 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रभावी शिक्षण हेतु निर्देशन शैक्षिक मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में सम्मिलित है। प्रभावी शिक्षण हेतु निर्देशन शैक्षिक मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में सम्मिलित है। प्रभावी शिक्षण के लिए निर्देश देना, मतलब यदि आपको प्रभावी शिक्षण करना है तो वो उसके लिए निर्देश देना किस शैक्षिक मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में सम्मिलित है। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 अधिगमकर्ता होगा, या फिर अधिगम की प्रक्रिया। प्रभावी शिक्षण के लिए अधिगम निर्देशन, प्रभावी शिक्षण मतलब आपका शिक्षण प्रभावी हो, इस हिसाब से निर्देशन देने के आधार पर अधिगमकर्ता या अधिगम प्रक्रिया। शायद इसमें अधिगम प्रक्रिया हो सकता है, इसको थोड़ा देख लेना, ये कन्फ्यूज है मेरा थोड़ा। अधिगमकर्ता या अधिगम प्रक्रिया इनमें से एक हो सकता है शायद, जहाँ तक अधिगम प्रक्रिया भी हो सकता है और अधिगमकर्ता भी हो सकता है। 99 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा आप देख लेना, आरपीएससी के क्या मानती है इसका आंसर, अधिगम प्रक्रिया या अधिगमकर्ता। क्योंकि ये देख सकते हैं आप प्रभावी शिक्षण हेतु निर्देशन, जैसे आप प्रभावी शिक्षण आदि करना चाहते हैं उसके लिए आप यदि निर्देश देते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें आप निर्देश देते हैं, उसमें अधिगमकर्ता जो बालक हैं उनके लिए भी निर्देश देते हैं, और उनके जो निर्देश देते हैं उस हिसाब से अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत इस पूरी प्रणाली को देखा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा मेरे हिसाब से, अधिगम प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और लास्ट आपका ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है वो आपका कौन सा कथन बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य कथन पूछा है। तो पहला है जो कथन है वो है आपका 100 बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होता है, ये आपका गलत है। उसके बाद में एक मंद बुद्धि बच्चे की कालानुक्रमिक शारीरिक आयु उसकी मानसिक आयु के समान होती है, यह भी गलत है। जब कालानुक्रमिक या शारीरिक आयु और मानसिक आयु समान होती है तो बुद्धि लब्धि 100 होती है। और चौथा है बुद्धि लब्धि का संपत्ति विनय ने विकसित किया, ये गलत है। चैटरमन बुद्धि के दाता। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, इसने पूछा सत्य कथन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि शारीरिक आयु और मानसिक आयु समान होती है तो बुद्धि लब्धि आपकी यहाँ पर आपकी 100 होगी। तो ये आपका
जो पेपर था आज 11 सितंबर 2025 को जो पेपर आयोजित करवाया गया था सेकंड ग्रेड का, और ग्रुप डी के अंतर्गत जो पेपर था फोर्थ ग्रुप, तो इसमें जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी आंसर की को हमने बाकायदा जितना हो सकता था उस हिसाब से सही बताने का आपको कोशिश किया है। और हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन के अंतर्गत कुछ जो ऑप्शन है उसमें हमें थोड़ा मिस रहे, तो उस हिसाब से जब आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर किया है तो आप उससे भी इसको एक बार मिला लेना। तो हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको बेहतर से बेहतर आंसर की यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए। तो दोस्तों ये आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वह भी अपने पेपर को इसके साथ मिलान कर ले और अपना लेवल जांच लें उसके कितने प्रश्न बैठ रहे हैं उस हिसाब से। तो यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, और साथ ही हमारे इस चैनल को माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर हम इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करने वाले हैं और बहुत ही जल्द इस पर हम पढ़ाने के लिए भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।